नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर में विचारों की एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग उन्हें मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, कुछ उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का महान दार्शनिक कहते हैं, तो कुछ उनके विचारों से असहमति रखते हुए भी उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। यह कहानी है कार्ल मार्क्स की, एक ऐसे विचारक की जिसने स्वयं कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई सेना नहीं चलाई, कोई राज सिंहासन प्राप्त नहीं किया, फिर भी उसके लिखे शब्दों ने संसार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवक जो बचपन से ही प्रश्न पूछने का साहस रखता था। वह दुनिया को वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जैसी वह उसे दिखाई देती थी। वह हर अन्याय के पीछे छिपे कारणों को समझना चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर कुछ लोग अपार संपत्ति के स्वामी क्यों बन जाते हैं, जबकि लाखों लोग जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी अभावों में जीते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम करती है? इन प्रश्नों ने उस युवक को चैन से बैठने नहीं दिया। उसने पुस्तकालयों की धूल भरी अलमारियों में उत्तर खोजे, विश्वविद्यालयों की बहसों में अपने विचारों को परखा और जीवन के कठोर अनुभवों से अपनी सोच को आकार दिया। लेकिन सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती। उसे गरीबी मिली, निर्वासन मिला, सरकारों का विरोध मिला, अखबार बंद हुए, मित्र कम हुए, आलोचक बढ़ते गए। फिर भी उसने अपने विचारों की मशाल बुझने नहीं दी। यह केवल एक दार्शनिक की कहानी नहीं है, यह एक पति की कहानी भी है जिसने कठिनतम परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ संघर्ष किया। यह एक मित्र की कहानी है जिसे जीवन भर एक सच्चे साथी का साथ मिला। यह एक ऐसे लेखक की कहानी है जिसने भूख और बीमारी के बीच बैठकर ऐसी पुस्तकें लिखीं जिनकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। इस यात्रा में हम उसके बचपन की गलियों से लेकर यूरोप के उथल-पुथल भरे राजनीतिक वातावरण तक चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक जिज्ञासु छात्र धीरे-धीरे एक क्रांतिकारी चिंतक बना। हम उन कठिन दिनों के साक्षी बनेंगे जब उसके पास अपने बच्चों के लिए दवा तक खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपने विचारों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम जानेंगे कि उसके जीवन में मित्रता, प्रेम, संघर्ष, असफलता और आशा का क्या स्थान था। और अंत में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उसके विचारों ने दुनिया को किस प्रकार बदला और क्यों आज भी उसका नाम इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता है। यह कहानी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की जीवन यात्रा है जिसने अपने समय के कठिन प्रश्नों से जूझने का साहस किया। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि विचारों की शक्ति कभी-कभी तलवारों से भी अधिक प्रभावशाली होती है। चाहे हम उसके निष्कर्षों से सहमत हों या असहमत, उसके संघर्ष, उसकी जिज्ञासा और सत्य की खोज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को समझना इतिहास को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए अपने मन के सभी पूर्वाग्रहों को कुछ समय के लिए एक ओर रख दें और इस असाधारण जीवन यात्रा में हमारे साथ चलें। यदि आपको इतिहास, महान व्यक्तित्वों की जीवनी और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। अब आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस छोटे से नगर की ओर जहां एक बालक ने जन्म लिया था। किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही बालक एक दिन अपने विचारों से पूरी दुनिया में ऐसी बहस छेड़ेगा जो सदियों तक समाप्त नहीं होगी। अध्याय एक जिज्ञासु बालक और विचारों का जन्म। वसंत की एक शांत सुबह थी। यूरोप का वातावरण बदलते समय की आहट सुन रहा था। पुराने सामंती ढांचे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे और नई औद्योगिक व्यवस्था अपने कदम बढ़ा रही थी। ऐसे ही समय में जर्मनी के ट्रायर नगर में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कार्ल मार्क्स। उसका परिवार शिक्षित और सम्मानित था। उसके पिता एक सफल वकील थे। वे कानून को केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम मानते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे, प्रतिष्ठा कमाए और सम्मानपूर्ण जीवन जिए। उसकी माता स्नेहमयी थी और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए रखती थी। कार्ल का बचपन सामान्य दिखाई देता था,
लेकिन उसके भीतर कुछ असामान्य था। वह केवल पाठ याद करने वाला विद्यार्थी नहीं था। वह हर बात का कारण पूछता था। यदि कोई कहता कि समाज में अमीर और गरीब होना स्वाभाविक है, तो वह पूछ बैठता कि ऐसा क्यों है। यदि कोई नियम बनाया जाता, तो वह जानना चाहता कि वह नियम किसके हित में है। विद्यालय में उसकी बुद्धिमत्ता शीघ्र ही सबकी दृष्टि में आ गई। साहित्य, इतिहास और दर्शन उसे विशेष रूप से आकर्षित करते थे। वह कविताएं लिखता, निबंध रचता और घंटों तक महान लेखकों की रचनाएं पढ़ता रहता। उसके शिक्षकों को लगता था कि यह बालक केवल परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि जीवन को समझने के लिए पढ़ रहा है। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए उसके सामने विश्वविद्यालय का संसार खुला। वहां उसे नए विचार मिले, नई बहसें मिली और ऐसे लोग मिले जो समाज को बदलने के सपने देखते थे। विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि विचारों का रणक्षेत्र था। हर ओर स्वतंत्रता, न्याय और परिवर्तन की चर्चाएं होती थीं। कार्ल इन चर्चाओं में पूरी तन्मयता से भाग लेने लगा। उसने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। विशेष रूप से जर्मन दार्शनिकों के विचारों ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन वह किसी भी विचार को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करता था। वह हर सिद्धांत को परखता, प्रश्न करता और अपनी समझ विकसित करता। इसी समय उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जेनी फॉन वेस्टफालन। जेनी एक शिक्षित और संवेदनशील युवती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। समय के साथ उनकी मित्रता गहरे प्रेम में बदल गई। सामाजिक स्तर में अंतर होने के कारण इस संबंध को सहज स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन दोनों ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जेनी ने कार्ल की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें विश्वास था कि यह युवक एक दिन असाधारण कार्य करेगा। विश्वविद्यालय के दिनों में कार्ल केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा। उसने समाचार पत्रों में लेख लिखने प्रारंभ किए। उसके लेखों में तीखे प्रश्न होते थे। वह सरकार की नीतियों की आलोचना करता, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता और आम लोगों की कठिनाइयों को सामने लाता। उसके शब्द प्रभावशाली थे, लेकिन यही प्रभाव सत्ता को असहज करने लगा। धीरे धीरे अधिकारियों की निगाहें उस पर टिक गईं। उसके लेखों पर आपत्ति की जाने लगी। समाचार पत्रों पर दबाव बढ़ा। अंततः जिस पत्र में वह कार्य कर रहा था, उसे बंद कर दिया गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन कार्ल निराश होने वालों में से नहीं था। उसने समझ लिया कि यदि सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, तो वह यह मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। उसने अपने देश से बाहर जाकर भी अपने लेखन को जारी रखने का निश्चय किया। उसके सामने एक अनिश्चित भविष्य था। स्थायी आय का कोई साधन नहीं था। परिवार की चिंता थी। विवाह का निर्णय भी सामने था। फिर भी उसने अपने विचारों को छोड़ने के बजाय संघर्ष का मार्ग चुना। यही वह समय था जब उसके मन में एक बड़ा प्रश्न और अधिक स्पष्ट होने लगा। उसने देखा कि औद्योगिक नगरों में कारखाने बढ़ रहे हैं, मशीनें तेजी से चल रही हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जिन मजदूरों के श्रम से यह सब संभव हो रहा था, उनके जीवन में सुख नहीं बढ़ रहा था। वे लंबे समय तक काम करते, कम वेतन पाते और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते। कार्ल इन दृश्यों से विचलित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करेगा, बल्कि उनके मूल कारणों को खोजेगा। उसे विश्वास था कि समाज की समस्याओं को समझने के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति तीनों का साथ साथ अध्ययन करना आवश्यक है। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। अब वह केवल एक पत्रकार या विद्यार्थी नहीं रहा। वह धीरे धीरे एक ऐसे चिंतक में बदल रहा था जो पूरी सामाजिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहा था। उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे का मार्ग कितना कठिन होगा। निर्वासन उसका इंतजार कर रहा था। गरीबी उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। लेकिन उसी कठिन यात्रा में उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो जीवन भर उसका सबसे बड़ा मित्र, सहयोगी और सहयात्री बनेगा। यही मित्रता आगे चलकर इतिहास की सबसे प्रसिद्ध वैचारिक साझेदारियों में से एक सिद्ध होगी। उस अनोखी मुलाकात के साथ कार्ल मार्क्स के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। अध्याय 2, निर्वासन, मित्रता और एक नए विचार का जन्म। ट्रायर की शांत गलियों से निकलकर कार्ल मार्क्स अब यूरोप की उथल-पुथल भरी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। उनके लेख सत्ता को असुविधाजनक लगने लगे थे। वे जिन प्रश्नों को उठा रहे थे, वे केवल किसी एक कानून या किसी एक अधिकारी की आलोचना नहीं थे। वे पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। यही कारण था कि उनके लिए अपने देश में रहना कठिन होता जा रहा था।
समाचार पत्र बंद हो चुका था। सरकारी निगरानी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने जन्म स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपनी मिट्टी, अपने घर और अपने परिचित संसार को सहजता से नहीं छोड़ता। लेकिन कभी-कभी विचारों की रक्षा के लिए अपने जीवन की सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। कार्ल ने भी यही किया। कुछ समय बाद उनका विवाह जेनी से हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं था, बल्कि संघर्षों की साझेदारी थी। जेनी जानती थीं कि जिस व्यक्ति का हाथ उन्होंने थामा है, उसके जीवन में आराम कम और कठिनाइयां अधिक होंगी। फिर भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर यह निर्णय उनके धैर्य और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। विवाह के बाद दोनों पेरिस पहुंचे। उस समय पेरिस केवल एक सुंदर नगर नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में नए विचारों का केंद्र बन चुका था। वहां लेखक, दार्शनिक, पत्रकार और क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते, बहस करते और भविष्य की दुनिया की कल्पना करते थे। हर कैफे में राजनीति पर चर्चा होती थी। हर पुस्तकालय में नए विचार जन्म लेते थे। कार्ल के लिए यह वातावरण किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। वे दिन रात अध्ययन करने लगे। उन्होंने इतिहास पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, दर्शन का गहरा अध्ययन किया और उन मजदूरों के जीवन को भी निकट से देखा जिनके बारे में वे लिखना चाहते थे। अब उनकी सोच केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, वह वास्तविक जीवन से जुड़ने लगी थी। इन्हीं दिनों उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। एक दिन उनकी भेंट फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। पहली मुलाकात सामान्य थी, लेकिन कुछ ही घंटों की बातचीत में दोनों को यह महसूस हो गया कि वे केवल परिचित नहीं, बल्कि समान उद्देश्य वाले साथी हैं। एंगल्स एक समृद्ध व्यापारी परिवार से आते थे। उनके पिता का बड़ा उद्योग था, लेकिन एंगल्स ने अपने परिवार के व्यवसाय से अधिक ध्यान उन मजदूरों की स्थिति पर दिया जो कारखानों में कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार लंबे कार्य घंटे, कम वेतन और असुरक्षित वातावरण ने हजारों परिवारों का जीवन कठिन बना दिया था। वे पहले ही इस विषय पर लिख चुके थे। जब उनकी मुलाकात कार्ल से हुई, तो दोनों के विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़ गए। उस दिन से शुरू हुई मित्रता जीवन भर चली। इतिहास में बहुत कम ऐसी मित्रताएं मिलती हैं जिन्होंने केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विचारों का मार्ग बदल दिया हो। एंगल्स ने केवल बौद्धिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि जीवन के सबसे कठिन दिनों में आर्थिक सहायता भी की। यदि यह मित्रता न होती, तो शायद कार्ल मार्क्स की अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं कभी पूरी ही नहीं हो पाती। पेरिस में रहते हुए कार्ल ने अनेक लेख लिखे। वे लगातार ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि समाज में असमानता क्यों बनी रहती है। उन्होंने महसूस किया कि केवल राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। यदि आर्थिक व्यवस्था वैसी ही बनी रहे, तो अन्याय किसी न किसी रूप में फिर लौट आता है। उनके विचार और अधिक स्पष्ट होने लगे। वे मानने लगे कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। इतिहास उन साधारण लोगों की भी कहानी है जिन्होंने खेतों में काम किया, कारखानों में मशीनें चलाईं और अपने श्रम से सभ्यताओं का निर्माण किया। उन्होंने इतिहास को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। लेकिन जितने अधिक उनके विचार फैलने लगे, उतनी ही अधिक सरकारें उनसे असहज होने लगीं। पेरिस की सरकार पर भी दबाव बढ़ा। अंततः कार्ल को वहां से भी निकलने का आदेश दे दिया गया। यह उनके जीवन का दूसरा बड़ा निर्वासन था। एक बार फिर उन्हें अपना सामान समेटना पड़ा। एक बार फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। एक बार फिर भविष्य अनिश्चित हो गया। इस बार उनका नया ठिकाना बेल्जियम बना। ब्रुसेल्स पहुंचकर उन्होंने अपने काम को रोका नहीं, बल्कि अब वे पहले से भी अधिक गंभीर हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि यदि उनके विचारों को स्थायी रूप देना है, तो उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखना होगा। केवल लेखों से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी रचना चाहिए जो आने वाले समय के लिए मार्गदर्शक बने। एंगल्स लगातार उनके साथ थे। दोनों घंटों तक चर्चा करते, कभी इतिहास पर, कभी अर्थव्यवस्था पर, कभी समाज पर। वे एक दूसरे के विचारों की आलोचना भी करते और उन्हें और अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास भी करते। उनकी मित्रता की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसमें अंधा समर्थन नहीं, बल्कि ईमानदार संवाद था। इसी बीच पूरे यूरोप में असंतोष बढ़ने लगा। अनेक देशों में लोग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। मजदूर बेहतर जीवन चाहते थे। छात्र स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाद्वीप किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। कार्ल और एंगल्स ने महसूस किया कि यह समय केवल अध्ययन करने का नहीं, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में दुनिया के सामने रखने का है। दोनों ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार करना शुरू किया।
वे चाहते थे कि यह लंबा और जटिल न हो। वे चाहते थे कि साधारण लोग भी उसे पढ़ सकें। उसकी भाषा सीधी हो, लेकिन विचार गहरे हों। उसमें यह बताया जाए कि समाज किन शक्तियों से संचालित होता है और भविष्य में किस प्रकार परिवर्तन संभव है। दिन रात मेहनत चलती रही। कभी कार्ल लिखते, एंगेल्स पढ़ते। कभी एंगेल्स सुझाव देते, कार्ल संशोधन करते। धीरे धीरे वह ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार होने लगा, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला था। लेकिन विचारों को लिख देना एक बात है और उन्हें दुनिया तक पहुंचाना दूसरी। यूरोप का राजनीतिक वातावरण लगातार विस्फोटक होता जा रहा था। जगह जगह विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी थी। राज सत्ताएं चिंतित थीं, जनता बेचैन थी। ऐसे ही अशांत समय में कार्ल और एंगल्स की संयुक्त रचना प्रकाशित होने वाली थी। एक ऐसी रचना जिसकी शुरुआत के शब्द आने वाली पीढ़ियों तक बार बार दोहराए जाने वाले थे। लेकिन उस पुस्तक के प्रकाशित होते ही कार्ल मार्क्स का जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो जाएगा। सरकारें उन्हें और अधिक खतरनाक मानने लगेंगी। निर्वासन का सिलसिला फिर शुरू होगा और उनका परिवार ऐसी गरीबी का सामना करेगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। यही संघर्ष उनके जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक यात्रा बनने वाला था। अध्याय 3। संघर्ष, गरीबी और अमर ग्रंथ की रचना। ब्रुसेल्स की ठंडी हवाओं में एक बेचैनी तैर रही थी। पूरे यूरोप में परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही थी। राजाओं के सिंहासन डगमगा रहे थे। जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही थी और विचारों की दुनिया में एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। इसी समय कार्ल मार्क्स और उनके घनिष्ठ मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने वह दस्तावेज पूरा किया जो आगे चलकर इतिहास में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस छोटे से ग्रंथ ने एक बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने रख दिया। उसमें कहा गया कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का इतिहास नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के संघर्ष का इतिहास भी है। ये विचार उस समय जितना नया था, उतना ही विवादास्पद भी। घोषणा पत्र प्रकाशित होते ही पूरे यूरोप में क्रांति की लहर उठ खड़ी हुई। अनेक नगरों में जनता सड़कों पर उतर आई। लोग स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। सरकारों को लगा कि ऐसे विचारक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। कार्ल मार्क्स भी संदेह के घेरे में आ गए। एक बार फिर उन्हें अपना निवास छोड़ना पड़ा। कुछ समय के लिए वे जर्मनी लौटे। उन्हें आशा थी कि बदलते राजनीतिक वातावरण में वे खुलकर लिख सकेंगे। उन्होंने एक नया समाचार पत्र प्रारंभ किया। उसके माध्यम से वे लगातार सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखने लगे। उनके लेखों में तीक्ष्णता पहले से अधिक थी। वे सत्ता से असहमत होने का साहस रखते थे और किसी भी अन्याय पर मौन रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन यह स्वतंत्रता अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। सरकार ने उनके समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। मुकदमे चले, उन पर दबाव बढ़ाया गया। अंततः उन्हें फिर देश छोड़ना पड़ा। अब उनके सामने एक ही विकल्प था, इंग्लैंड। लंदन उस समय संसार के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता था। व्यापार, उद्योग और साम्राज्य की शक्ति वहां स्पष्ट दिखाई देती थी। लेकिन उसी नगर में अपार संपन्नता के साथ साथ गहरी गरीबी भी मौजूद थी। आलीशान इमारतों की छाया में ऐसे मोहल्ले थे जहां मजदूर परिवार अभावों में जीवन बिताते थे। कार्ल मार्क्स ने यहीं बसने का निर्णय लिया। उन्हें यह पता नहीं था कि यही नगर उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों बनने वाला है। लंदन पहुंचने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उनके पास स्थायी आय का कोई साधन नहीं था। लेख लिखने से जो थोड़ी बहुत राशि मिलती, वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई बार घर का किराया देना भी कठिन हो जाता। ऐसे दिन भी आए जब रसोई में भोजन नहीं था। ऐसे दिन भी आए जब बच्चों के लिए दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। कभी कभी घर का सामान गिरवी रखना पड़ता। कपड़े तक बेचने की नौबत आ जाती। कई बार तो ऐसा हुआ कि कार्ल घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। इन कठिन परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा। जेनी ने हर संकट में उनका साथ दिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि उनका पति किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों की खोज में संघर्ष कर रहा है। फिर भी एक मां के लिए अपने बच्चों की पीड़ा देखना आसान नहीं होता। दुर्भाग्य ने यहीं उनका पीछा नहीं छोड़ा। गरीबी और बीमारी के कारण उनके कई बच्चों का असमय निधन हो गया। इन घटनाओं ने कार्ल को भीतर तक तोड़ दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वह अपने ही बच्चे का उपचार न करा सके। कहा जाता है कि उन दिनों वे कई रातें बिना सोए बिताते थे।
कभी परिवार की चिंता उन्हें घेर लेती, तो कभी अधूरी पांडुलिपियां। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन सब के बीच भी उन्होंने अध्ययन करना नहीं छोड़ा। हर सुबह वे लंदन के प्रसिद्ध पुस्तकालय पहुंच जाते। घंटों तक अर्थशास्त्र, इतिहास, उद्योग, व्यापार और समाज से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करते। वे केवल दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे मूल स्रोतों को पढ़ते, आंकड़ों का अध्ययन करते, नोट्स बनाते और फिर अपने निष्कर्ष लिखते। धीरे धीरे उनके अध्ययन का आकार इतना बड़ा हो गया कि नोटबुकों का ढेर लग गया। वे एक ऐसी पुस्तक लिखना चाहते थे जो केवल विचार न प्रस्तुत करे, बल्कि उनके पीछे ठोस तर्क और ऐतिहासिक प्रमाण भी रखे। यह कार्य अत्यंत कठिन था। दिन में अध्ययन, रात में लेखन, बीच बीच में आर्थिक चिंताएं, परिवार की बीमारियां, कर्ज देने वालों का दबाव। इन सब के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा। यदि इस कठिन समय में कोई व्यक्ति उनके साथ सबसे दृढ़ता से खड़ा रहा, तो वह थे फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करते थे। जो आय उन्हें प्राप्त होती, उसका बड़ा भाग वे कार्ल मार्क्स के परिवार की सहायता के लिए भेज देते। उन्होंने कभी इसे दान नहीं कहा। वे इसे अपने साझा उद्देश्य का दायित्व मानते थे। कई बार कार्ल निराश हो जाते। उन्हें लगता कि शायद वे अपनी पुस्तक कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय एंगल्स उन्हें पत्र लिखते, उनका उत्साह बढ़ाते और कहते कि संसार को इस कार्य की आवश्यकता है। इन शब्दों ने कार्ल को बार बार नई शक्ति दी। वर्षों की अथक मेहनत के बाद उनकी महान कृति दास कैपिटल का पहला भाग प्रकाशित हुआ। यह केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह लगभग पूरे जीवन के अध्ययन, संघर्ष और अनुभवों का परिणाम थी। इस ग्रंथ में उन्होंने पूंजी, श्रम, उत्पादन और लाभ की प्रक्रिया का विस्तार से विश्लेषण किया। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है और उसमें श्रमिकों की भूमिका क्या है। पुस्तक प्रकाशित होते ही विद्वानों के बीच उसकी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने उसकी कठोर आलोचना की, लेकिन लगभग सभी ने यह स्वीकार किया कि यह साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें असाधारण परिश्रम और गहरा अध्ययन दिखाई देता है। कार्ल को इससे तत्काल धन या प्रसिद्धि नहीं मिली। उनकी आर्थिक कठिनाइयां काफी हद तक बनी रहीं। फिर भी उन्हें यह संतोष था कि उनका जीवन कार्य अब दुनिया के सामने पहुंच चुका है। धीरे धीरे उनके विचार यूरोप के अनेक देशों में फैलने लगे। मजदूर संगठनों में उनके लेख पढ़े जाने लगे। विश्वविद्यालयों में उनके सिद्धांतों पर चर्चा होने लगी। समर्थक बढ़े तो विरोधी भी बढ़ते गए। कार्ल को अब यह अनुभव होने लगा था कि विचार एक बार जन्म ले लें तो उन्हें सीमाओं में बांधना कठिन होता है। लेकिन निरंतर परिश्रम और तनाव का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा था। वर्षों की गरीबी, बीमारी और मानसिक दबाव ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया था। फिर भी उन्होंने लेखन बंद नहीं किया। वे अपनी पुस्तक के शेष भागों पर कार्य करते रहे। उन्हें शायद यह आभास होने लगा था कि समय सीमित है, लेकिन विचारों की यात्रा अभी बहुत लंबी है। उनके जीवन का अंतिम चरण अब निकट आ रहा था। एक ऐसा चरण जिसमें उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, पर उनके विचार सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैलने लगे। आने वाले वर्षों में उनका नाम केवल एक लेखक का नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली वैचारिक हस्तियों में लिया जाने वाला था। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत बनने वाली थी। अध्याय 4, अंतिम वर्ष, अमर विरासत और बदलती दुनिया। लंदन की धुंधली सुबहें अब कार्ल मार्क्स के जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी थीं। वर्षों का संघर्ष उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी घनी दाढ़ी सफेद होने लगी थी। आंखों के नीचे थकान की गहरी रेखाएं थीं। लेकिन यदि कोई उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता, तो उसे सबसे पहले पुस्तकों का समुद्र दिखाई देता। लकड़ी की अलमारियां, मेज पर बिखरी पांडुलिपियां, स्याही से भरी दवात, जगह जगह रखी नोटबुकें और अनगिनत संदर्भ ग्रंथ। ऐसा लगता था मानो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा युग वहां बैठकर विचार कर रहा हो। अब उनकी पहचान केवल एक पत्रकार या लेखक की नहीं रह गई थी। वे अनेक देशों के श्रमिक संगठनों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। विभिन्न देशों से लोग उन्हें पत्र लिखते। कोई अपने देश के मजदूरों की स्थिति बताता, कोई सलाह मांगता, तो कोई उनके विचारों पर प्रश्न करता। कार्ल प्रत्येक पत्र को गंभीरता से पढ़ते। वे जानते थे कि विचार तभी जीवित रहते हैं जब उन पर संवाद जारी रहे। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। लंबे समय से उन्हें फेफड़ों, यकृत और त्वचा से जुड़ी अनेक बीमारियां परेशान कर रही थीं।
लगातार बैठकर अध्ययन करने और अनियमित जीवन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। कई बार तीव्र पीड़ा के कारण वे लिख भी नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य थोड़ा सुधरता, वे फिर अपनी मेज पर लौट आते। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने कठिनाइयों को कभी अपने उद्देश्य पर हावी नहीं होने दिया। इन वर्षों में उनकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। उनकी चिंता यह थी कि कहीं उनका कार्य अधूरा न रह जाए। वे चाहते थे कि अर्थशास्त्र और समाज पर उनका अध्ययन आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। इसलिए वे लगातार अपने नोट्स व्यवस्थित करते रहे। इस बीच फ्रेडरिक एंगल्स पहले की तरह उनके साथ खड़े रहे। दोनों मित्र अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां जीवन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन उनके विचारों की गति अभी भी उतनी ही तेज थी। वे पत्रों के माध्यम से चर्चा करते, एक दूसरे के लेख पढ़ते और संशोधन सुझाते। उनके बीच का विश्वास समय के साथ और गहरा होता गया। उधर यूरोप भी बदल रहा था। औद्योगिक विकास पहले से कहीं अधिक तेज हो चुका था। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो रहे थे, रेल मार्गों का विस्तार हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ श्रमिकों के अधिकारों की मांग भी तेज होती जा रही थी। मजदूर संगठन बनने लगे थे। लोग उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और काम के निश्चित समय की मांग करने लगे। इन आंदोलनों में कई लोग कार्ल मार्क्स के लेखों और पुस्तकों से प्रेरणा लेते थे। यद्यपि हर व्यक्ति उनके सभी विचारों से सहमत नहीं था, फिर भी यह स्वीकार किया जाने लगा था कि उन्होंने श्रम, पूंजी और आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा का नया मार्ग खोल दिया है। कार्ल स्वयं इन परिवर्तनों को बड़ी रुचि से देखते थे। वे किसी भी घटना को केवल समाचार की तरह नहीं पढ़ते थे। वे उसके पीछे काम कर रही सामाजिक और आर्थिक शक्तियों को समझने का प्रयास करते थे। उनके लिए इतिहास जीवित था, वह हर दिन बदल रहा था। लेकिन जीवन केवल विचारों से नहीं चलता। उनके निजी जीवन में एक गहरा दुहक आने वाला था। उनकी पत्नी जेनी लंबे समय से अस्वस्थ थीं। वर्षों की गरीबी, मानसिक तनाव और लगातार संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया था। अंततः उनका निधन हो गया। यह आघात कार्ल के लिए असहनीय था। जिस स्त्री ने युवावस्था से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हर संघर्ष में उनका साथ दिया था, वह अब उनके साथ नहीं थी। घर पहले से भी अधिक सूना हो गया। कई दिनों तक वे गहरे शोक में डूबे रहे। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन यह पीड़ा अलग थी। यह केवल एक साथी को खोने का दुख नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के चले जाने का दुख था जिसने हर संकट में उनका मनोबल बनाए रखा था। इस आघात से वे पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि कुछ समय बाद उनकी प्रिय पुत्री का भी निधन हो गया। इन घटनाओं ने उनके मन और शरीर दोनों को तोड़ दिया। अब उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। फिर भी जब कभी उनमें थोड़ी शक्ति आती, वे अपने अधूरे लेखों और नोट्स को देखते। उन्हें विश्वास था कि यदि वे स्वयं सब कुछ पूरा न भी कर पाए, तो एंगल्स उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। कार्ल मार्क्स के जीवन का अंतिम समय अत्यंत शांत था। एक दिन वे अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने वही मेज थी जिस पर वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया था। आसपास वही पुस्तकें थीं जिन्होंने उनके जीवन का अधिकांश समय अपने बीच बिताया था। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत हो गईं। उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनकी आयु बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके विचारों की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनके अंतिम संस्कार में बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी। कुछ ही लोग उपस्थित थे, लेकिन उन लोगों में फ्रेडरिक एंगल्स भी थे। एंगल्स ने अपने प्रिय मित्र को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि संसार ने अपने युग के सबसे महान विचारकों में से एक को खो दिया है। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं थी, यह उस व्यक्ति के प्रति सम्मान था जिसने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। कार्ल के निधन के बाद एंगल्स ने उनके अधूरे नोट्स को व्यवस्थित किया। वर्षों की मेहनत से उन्होंने दास कैपिटल के शेष भाग प्रकाशित कराए। यदि एंगल्स ऐसा न करते, तो संभव है कि कार्ल का बहुत सा कार्य दुनिया तक कभी न पहुंच पाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। नई पीढ़ियां आईं, नए देश बने, पुराने साम्राज्य टूटे। 20वीं शताब्दी में दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्होंने स्वयं को कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित बताया। अनेक देशों में उनकी पुस्तकों का अध्ययन होने लगा। विश्वविद्यालयों में उनके सिद्धांत पढ़ाए जाने लगे। साथ ही उनके विचारों की तीखी आलोचना भी हुई। अर्थशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक उनके निष्कर्षों पर बहस करते रहे। लेकिन एक बात निर्विवाद रही, उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समाज को केवल सतह से नहीं,
बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझना चाहिए। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि उत्पादन कौन करता है, लाभ किसे मिलता है और आर्थिक व्यवस्थाएं समाज को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इन प्रश्नों ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज भी उनके निधन के इतने वर्षों बाद जब कोई श्रम, पूंजी, आर्थिक असमानता या सामाजिक न्याय की चर्चा करता है, तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का नाम अवश्य सामने आता है। उनका जीवन यह प्रमाण था कि किसी विचार की शक्ति उसके लेखक के जीवन काल तक सीमित नहीं रहती। यदि विचारों में गहराई हो तो वे पीढ़ियों तक यात्रा करते हैं। लेकिन उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी महान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि उसकी विरासत होती है। और अब समय आ गया है यह समझने का कि कार्ल मार्क्स हमें आज क्या सिखाते हैं, उनकी यात्रा का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों उनका जीवन आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। अध्याय 5, विचारों की अनंत यात्रा। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन उनके निधन के साथ समाप्त हो जाता है। उनके कार्य समय की धूल में दब जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां उन्हें धीरे धीरे भूल जाती हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जिनकी वास्तविक यात्रा उनके संसार छोड़ने के बाद प्रारंभ होती है। कार्ल मार्क्स उन्हीं विरले व्यक्तियों में से एक थे। उनके निधन के समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाले वर्षों में उनकी पुस्तकों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में होगा। विश्वविद्यालयों में उनके विचारों पर शोध किए जाएंगे। उनके सिद्धांतों का समर्थन भी होगा और उनका विरोध भी। लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने मित्र से किया हुआ वचन निभाया। उन्होंने कार्ल की छोड़ी हुई पांडुलिपियों, नोट्स और अधूरे मसौदों को अत्यंत धैर्य के साथ व्यवस्थित किया। यह कार्य आसान नहीं था। कई पन्नों पर केवल संकेत लिखे थे, कई स्थानों पर विचार अधूरे थे और अनेक नोट्स केवल कार्ल ही पूरी तरह समझ सकते थे। फिर भी एंगल्स ने वर्षों की मेहनत से उनके शेष कार्य को प्रकाशित कराया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का बौद्धिक जीवन उनके शारीरिक जीवन से कहीं अधिक लंबा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे औद्योगिक समाज बदलने लगा। कारखानों में काम करने वाले मजदूर अपने अधिकारों के लिए संगठित होने लगे। श्रमिक संघों का विस्तार हुआ। काम के निश्चित घंटे, उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनने लगे। इन परिवर्तनों के पीछे अनेक कारण थे। अनेक विचारकों, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक प्रयासों का योगदान था। उनमें कार्ल मार्क्स के विचार भी एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बने। उनके लेखन ने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि आर्थिक व्यवस्था केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, सम्मान और अवसरों से भी जुड़ी हुई है। 20वीं शताब्दी में संसार ने अनेक बड़े परिवर्तन देखे। कई देशों में ऐसी सरकारें बनी जिन्होंने स्वयं को मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित बताया। कुछ स्थानों पर इन प्रयोगों ने औद्योगिक विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, तो कुछ स्थानों पर गंभीर राजनीतिक दमन, अभिव्यक्ति की सीमाएं और अन्य कठिन समस्याएं भी सामने आईं। इस कारण इतिहासकार आज भी इस विषय पर गहन चर्चा करते हैं कि मार्क्स के मूल विचार और बाद में विभिन्न देशों में उनके नाम पर अपनाई गई नीतियों के बीच कहां समानता थी और कहां अंतर। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स का अध्ययन केवल प्रशंसा या आलोचना तक सीमित नहीं है। उन्हें समझने के लिए उनके समय, उनकी परिस्थितियों और उनके लेखन को गहराई से पढ़ना आवश्यक है। यदि हम उनके जीवन को ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। यदि वे चाहते तो अपने पिता की तरह एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेशा अपनाकर आराम का जीवन जी सकते थे। उनके पास शिक्षा थी, प्रतिभा थी और अवसर भी थे। लेकिन उन्होंने वह मार्ग चुना जिसमें सम्मान कम, संघर्ष अधिक था। उन्होंने सत्ता का साथ देने के बजाय प्रश्न पूछने का साहस किया। उन्होंने लोकप्रिय होने के बजाय अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहने का निर्णय लिया। उन्होंने गरीबी देखी, निर्वासन सहा, अपने बच्चों को खोया, बीमारी झेली और जीवन भर आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे। फिर भी उन्होंने अध्ययन करना नहीं छोड़ा। यह केवल किसी विचारधारा की कहानी नहीं है। यह ज्ञान के प्रति समर्पण की कहानी है। यह जिज्ञासा की कहानी है। यह उस मनुष्य की कहानी है जिसने दुनिया को जैसा पाया वैसा स्वीकार करने के बजाय उसे समझने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा संदेश शायद यही था कि किसी भी समाज को समझने के लिए
केवल उसके बाहरी स्वरूप को देखना पर्याप्त नहीं होता। हमें यह भी समझना चाहिए कि उसके पीछे कौन सी आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक शक्तियां कार्य कर रही हैं। आज का संसार उनके समय से बहुत अलग है। तकनीक बदल चुकी है, उद्योग बदल चुके हैं, व्यापार का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन आर्थिक असमानता, श्रम का मूल्य, सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता जैसे प्रश्न आज भी दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी कारण कार्ल मार्क्स का नाम आज भी जीवित है। उनकी प्रत्येक बात से सहमत होना आवश्यक नहीं, उनकी प्रत्येक बात से असहमत होना भी पर्याप्त नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे बचना आसान नहीं था। यही किसी महान विचारक की पहचान होती है। एक अच्छा विचारक केवल उत्तर नहीं देता, वह ऐसे प्रश्न भी छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को सोचने के लिए विवश कर दें। कार्ल मार्क्स ने भी यही किया। उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं, उन पर बहस आज भी होती है, उनके सिद्धांतों की समीक्षा आज भी लिखी जाती है और शायद आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि विचार कभी स्थिर नहीं रहते। वे समय के साथ नए अर्थ ग्रहण करते हैं, नए संदर्भों में परखे जाते हैं और नई पीढ़ियों द्वारा फिर से समझे जाते हैं। जब हम कार्ल मार्क्स के जीवन पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें केवल एक दार्शनिक नहीं दिखाई देता, हमें एक जिज्ञासु बालक दिखाई देता है जो हर बात का कारण जानना चाहता था। हमें एक निर्भीक पत्रकार दिखाई देता है जो सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस रखता था। हमें एक समर्पित पति दिखाई देता है जिसकी कठिन यात्राओं में उसकी पत्नी जेनी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। हमें एक सच्चा मित्र दिखाई देता है जिसे फ्रेडरिक एंगेल्स जैसा जीवन साथी नहीं, बल्कि जीवन भर का विचार साथी मिला। और सबसे बढ़कर हमें एक ऐसा मनुष्य दिखाई देता है जिसने अपने समय के सबसे कठिन प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। शायद यही किसी भी महान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। धन समाप्त हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, सत्ता बदल सकती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के विचार मानव इतिहास की दिशा को प्रभावित कर दें, तो वह व्यक्ति समय की सीमाओं से परे चला जाता है। कार्ल मार्क्स का जीवन हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य की तलाश कठिन अवश्य हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। और इसी संदेश के साथ उनकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। एक छोटे से नगर में जन्म लेने वाला वह जिज्ञासु बालक आज इतिहास के सबसे चर्चित विचारकों में गिना जाता है। उसके जीवन में जितने संघर्ष थे, उतने ही बड़े उसके प्रश्न थे, और शायद यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी दुनिया भर के पाठकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु मनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसके विचार आज भी यात्रा पर हैं। वे पुस्तकालयों में हैं, वे विश्वविद्यालयों में हैं, वे बहसों में हैं, वे इतिहास के पन्नों में हैं, और सबसे बढ़कर वे उन लोगों के मन में हैं जो दुनिया को समझने के लिए प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि कार्ल मार्क्स के संघर्षों, उनके विचारों की इस लंबी यात्रा और इतिहास के इस अध्याय ने आपके मन में कोई नया प्रश्न जगाया हो, यदि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि आपको ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक जीवन यात्राएं सुनना पसंद है। अपने विचार, अपनी राय या इस कहानी से मिली सीख कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपके शब्द ही हमारे अगले प्रयासों की प्रेरणा बनते हैं। यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके मित्रों, परिवार या इतिहास और ज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि महान व्यक्तित्वों की ऐसी प्रेरणादायक गाथाएं अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की भावनात्मक, रोचक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।